हर शहर की अपनी एक स्मृति होती है। कभी वो उसकी पुरानी इमारतों, गलियों, बाजारों में छिपी होती है, तो कभी किसी लोकगीत, किसी नाटक या किसी शिल्पकार की उंगलियों में, या छुपी होती है किताबों के पन्नों में, और कभी छुपी होती है किसी ऐसे आयोजन में जो शहर को उसके अपने नाम, अपनी बोली, अपनी माटी और अपनी चेतना से दोबारा जोड़ देता है। मुरादाबाद में हुआ ओडिशा चौपाला साहित्योत्सव ऐसा ही एक आयोजन था। दिखने में ये एक साहित्य उत्सव था, लेकिन इसके भीतर सिर्फ साहित्य नहीं था, इसके भीतर संस्कृति थी, लोक था, शिल्प था, लोक का देशव्यापी समन्वय था और एक शहर का अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है और कई बार वो अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, और ये समझ में आने वाली चीज़ भी है कि हर एक जगह, हर एक स्थान सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो पहचान है उसके साथ उसको विकसित किया जाए, उसके साथ उसको जोड़ा जाए। और जब भी हम कोई उत्सव करें तो उसके सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत समक्ष होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए, उससे जुड़ाव होना चाहिए। जो बड़े महानगर हैं जहाँ पे लिट फेस्ट का साहित्योत्सव का दौर शुरू हुआ, जयपुर से लेकर के दिल्ली या मुंबई या वाराणसी या कहीं भी आप देखेंगे, जो साहित्य संस्कृति के लिए चर्चित महानगर रहे हैं, वहाँ तो इस प्रकार के उत्सव होते रहे। मुरादाबाद में इस प्रकार की पहल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुरादाबाद में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ साहित्य बहुत पनपा है, बहुत फला फूला है। आज भी साहित्य छोटे स्तर पर ही सही रचा जा रहा है, और पहले बहुत बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ रहे हैं, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की संस्कृति। ये आयोजन था, इस आयोजन के मूल में केवल साहित्य नहीं था कि ऐसा है कि आप साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं या आप केवल जो रचे गए, कहे गए या क्रिएट किए गए चीज़ें हैं उनके ऊपर आप बातें कर रहे हैं। उस टाइप का कोई केवल बातें करने का आयोजन नहीं था। इसके मूल में संस्कृति थी, संस्कृति का वो पक्ष जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ओडिशा चौपाला साहित्योत्सव की संकल्पना इसी सोच से की गई। सोच मुरादाबाद शहर को उसकी जड़ों से जोड़कर रखना, और इसीलिए इस साहित्योत्सव का नामकरण भी इसी उद्देश्य के साथ किया गया। एक काल में आज के मुरादाबाद को चौपाला नाम से जाना जाता था, और ओडिशा नाम के चयन के पीछे भी यही प्रयोजन था। ओडिशा शब्द बेसिकली अज्ञेय की एक कविता है, उस कविता से लिया गया। अज्ञेय की कविता में ओडिशा एक मछली है जो उछलती है एक चाह में, एक आस में। लेकिन ओडिशा का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो जो सूरज जब उगते हैं उस समय की लालिमा होती है, वो एक संकेत होता है कि सूर्य उगने वाले हैं। हमारे लिए दोनों ही मायने में ओडिशा एक महत्वपूर्ण शब्द था जो इस हमारे प्रयोजन को, हमारे उद्देश्य को रेखांकित करता था। एक मुरादाबाद की सांस्कृतिक साहित्यिक पृष्ठभूमि रही है, बहुत समृद्ध पृष्ठभूमि रही है, एक बहुत समृद्ध अतीत रहा है। उस अतीत को हम आगे बढ़ाने की, उस अतीत को से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ध्यान देंगे तो हमने ये आयोजन माँ शारदे के पूजन के अवसर पे किया था। सरस्वती पूजा का अवसर था, वसंत ऋतु की शुरुआत थी, तो ये भी उस जानबूझकर आयोजन का अवसर भी इसीलिए चुना गया। और से बाद मैंने देखा कि माँ सरस्वती की प्रतिमा और उसी वसंत पंचमी से साहित्योत्सव की शुरुआत हुई। तो लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोक कला, लोक चेतना, इसमें लोक की संपूर्ण भागीदारी रही। सांस्कृतिक, प्राकृतिक, हमारे लोक परंपरा की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता से जोड़ने के लिए किया गया था। अज्ञेय की कविता से प्रेरणा स्वरूप लिया गया शब्द ओडिशा, जो चाह में, एक आस में उछली हुई एक मछली है। इस ओडिशा ने इस आयोजन को एक दिशा दी, और मुरादाबाद के प्राचीन नाम चौपाला ने इस साहित्योत्सव को जड़ें प्रदान की। आज देश में अनेकों एक लिट फेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में साहित्यिक आयोजनों की लंबी परंपरा है। वहाँ मंच हैं,
लेखक हैं, चर्चाएं हैं, पब्लिशिंग इकोसिस्टम है। लेकिन मुरादाबाद का प्रश्न थोड़ा अलग था। यहाँ परंपरा किसी इंपोर्टेड मॉडल से नहीं आई, यहाँ साहित्य लोक से निकला, यहाँ के अपने संस्कारों से निकला। मुरादाबाद में साहित्य सिर्फ किताबों की अलमारी में नहीं रहा, वह यहाँ की बोलियों में रहा, मेले में रहा, यहाँ की रामलीला में रहा, किस्सा गोई में रहा। इन सभी चीज़ों को जब हमने एक जगह पिरोने की संकल्पना की तो पूरी तरह से एक संस्कृति गांव का स्वरूप उभर के आया। एक बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता थी। हमने इसलिए हिम्मत की कि कोई भी इस तरीके की जब शुरुआत आप करते हैं, जो पहल करते हैं, वो पहल लोगों को टच करनी चाहिए, लोगों को झंकृत करनी चाहिए कि वो मांग करें आगे। संस्कृति का वाहक हमेशा समाज होता है, न कोई अधिकारी, न शासन का कोई और स्वरूप उसे अकेले आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रशासन ने कदम उठा लिए, लेकिन सवाल ये था कि क्या आज की पीढ़ी उस विरासत से जुड़ी हुई है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या आज वर्तमान पीढ़ी खुद उस विरासत को जी रही है जिसे वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती है? आज का समय विचलन का समय है। तकनीक हमारे हाथ में आई थी साधन बनकर, और धीरे धीरे वही तकनीक हमारी आदत और फिर कई बार हमारी कैद बनती चली गई। ऐसे समय में पुस्तक मेला लगाना सिर्फ किताब बेचने का काम नहीं था, ये एक सांस्कृतिक पड़ाव होना चाहिए था, किसी रिमाइंडर की तरह जो आज के युवाओं तक ये संदेश ले जा सके कि विचार की गहराई स्वाइप से नहीं, बल्कि वह आती है ठहरने से, पढ़ने से और संवाद करने से। प्रशासन और आयोजकों को पता था कि केवल पुस्तकें पर्याप्त नहीं होंगी। यदि संस्कृति मूल है तो संस्कृति को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, उसे देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, छुआ जाना चाहिए, चखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। समाज को थोड़ा झंकृत करने की, थोड़ा उसको जागरूक करने की आवश्यकता थी। स्थानीय लोगों से भी मंत्रणा की गई और हम सारे अधिकारियों से भी मंत्रणा की गई, और एक स्वरूप जो उभर के आया वो यही था कि लोगों को झंकृत करने का, लोगों को उद्वेलित करने का, इससे जोड़ने का, और एक बारगी लोगों के दिमाग में दस्तक देने का, अपनी संस्कृति के बारे में जिसको वो भूल चुके हैं उसको वापस पहचान दिलाने का। ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है। हमने उसका अपना भरपूर प्रयास किया कि हम उसके सबसे बेहतर स्वरूप में इसको लेके आ सकें। उड़ीसा में पुस्तक मेले के साथ शिल्प भी आया, लोक कलाएं आई, वाद्य आए, लोक नृत्य आए, व्यंजन आए और एक वैदिक विलेज की संकल्पना धीरे धीरे आकार लेने लगी। शुरुआत ही हमने आशुतोष राणा के साथ की, और वो बहुत सहृदय रहे कि न सिर्फ उन्होंने उद्घाटन सत्र में प्रतिभाग किया बल्कि लोगों से बहुत सहृदयता से, अपनी बाकी से अपनी बात रखी। जो चीज़ हम चाहते थे संस्कृत से जोड़ने का, उसका बहुत अच्छी उन्होंने शुरुआत की। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किसी भी नगर की पहचान वहाँ की ज़मीन से नहीं पहचानी जाती, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों के ज़मीर से पहचानी जाती है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। यदि हम पुण्य में विश्वास करते हैं तो हमें पाप में भी विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल बना देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दास्तान हम और आप दोहराते रहते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों के भी अनुकूल परिणाम ले लेते हैं। तो मैं जीवन के सत्य को जानता हूँ, और अभिनय भी जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जीवन से अगर वो जुड़ा हुआ है, जड़ से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास कीजिए उस जड़ से निकलने वाले प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक वृक्ष से निकलने वाला प्रत्येक फल अपने आप में सत्य से बना है। साहित्य उत्सव था तो साहित्यिक परिचर्चा तो होनी ही थी, संस्कृति के ऊपर परिचर्चा होनी ही थी। बोली, भाषा, संस्कृति के जितने विविध रूप थे, कला, उन सभी के ऊपर परिचर्चा होनी थी। वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ही उसका एक उद्देश्य है, जिसमें उसको पता चल रहा है कि ये किताबें अभी चलन में है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ये मुझे मेले में लेनी है। मैं पिछली बात से अपनी बात रखनी शुरू करता हूँ कि ये बात तो सही है कि सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के आने के बाद से पाठकों को कौन सी किताब खरीदनी है ये उनके जहन में रहता है कि हम मेला जा रहे हैं तो आज कौन कौन से लेखक मेले में आएंगे, आज कौन कौन सी किताबों के लोकार्पण हैं, या आज हमें जाना है तो कौन सी किताबें लेनी है, ऑनलाइन कितने की मिल रही है और ऑफलाइन कितने की हमें इससे कम की लेने की कोशिश करनी है। बहुत सारे पाठक, मुझे लगता है कि आधे पाठक तो ऐसे होंगे ही जो स्टॉल में घूमते हैं,
किसी के स्टॉल में अगर ज़्यादा भीड़ है तो दूसरे स्टॉल में घूम लेंगे, जब वो खाली होगा तब घूम लेंगे, नहीं तो भीड़ भी घूमेंगे। सारी किताबें नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितनी देख सकें उतनी वो देखते हैं। पूरे अगर आप सोसाइटी का ट्रेंड्स देखेंगे, जो ऑनलाइन शॉपिंग की जो बढ़ोतरी हुई है, और उसमें अब एक नई चीज़ क्विक कॉमर्स है जिसमें कि 10 मिनट के अंदर की डिलीवरी है, तो उसने एक ख़ास तरह की चीज़ हमारे अंदर निर्मित की है कि हम सभी लोग डिसीजन फटीक से गुजरने लगे। मतलब आपने पढ़ा होगा अखबारों में इस तरह की चीज़ें आई कि लोग अभी ये तय करने के लिए अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते कि मुझे क्या खरीदना है, मतलब वो ये चाहते हैं कि इसमें कोई उनकी मदद कर दे। हिंदी का पाठक बहुत ही अलग तरह का और एक अलग ही किस्म का व्यक्तित्व रखता है। हिंदी का पाठक जितना चुप्पा व्यक्तित्व शायद ही किसी का होता है। शायद आज से 30-40 साल पहले अरेबियन नाइट्स का एक बहुत सुंदर ट्रांसलेशन हुआ सहस्त्र रजनी चरित्र के नाम से। एक पूरा बढ़िया मुकम्मल अनुवाद, मोटी किताब। अरेबियन नाइट्स एक ख़ास किताब है और वो बच्चों की किताब तो कम से कम नहीं है जैसा वो बना दी गई। हिंदी के पाठकों ने उस किताब को नहीं मांगा, प्रकाशकों ने उस किताब को नहीं छापा, और आज के समय में बच्चों के लिए अरेबियन नाइट्स एक एनिमेशन मूवी, अलादीन का चिराग, सिंदबाद हिंदबाद की कहानियाँ वहीं तक सिमट कर रह गई हैं। तो हिंदी के पाठक को थोड़ा तो मुखर होना चाहिए। हिंदी के पाठक को जो चीज़, जो किताब खराब लगे उसको खराब कहने में नहीं झिझकना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी किताबों को आप खराब बताइए। जो किताब पढ़ रहा है वो रीडर है, और जो रील में उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है वो एक किस्म का यूजर है जो संख्याओं से संचालित है। जैसे आप सुनते होंगे कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता को या नरेश सक्सेना की कविता को 10 लाख लोगों ने देख लिया, लेकिन क्या वो उनके संग्रहों तक गया है? क्या वो उनकी कविता सृष्टि तक गुजरने का उसमें विवेक पैदा हुआ? इस वायरल का जो वैभव है, कहना चाह रहा वो चल तो पड़ा ना। अगर उसने विनोद कुमार शुक्ल की कविता की रील देखी तो वो विनोद जी की तरफ चल तो पड़ा। अब वो कितने अरसे में पहुंचेगा ये छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि उसको कोई लेखक नहीं बुलाएगा, कभी नहीं बुलाएगा। उसको उसके अंदर की प्यास ही बुलाएगी। अगर उसके अंदर विनोद जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़कर कोई प्यास जगेगी तो वो उस प्यास को भरने के लिए चाहे विनोद जी की किताब उठाएगा, चाहे किसी दूसरे की उठाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर वो प्यास जगी तो वो उससे तो किसी तरह से मुक्ति चाहिए। मूर्धन्य शब्द शिल्पियों से अगर आप किसी भी दौर की बात करेंगे तो भी जो है कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल कर आएंगी। मैंने देखा कि गगन मैम हो या जितेंद्र सर हो, प्रमोद जी हो, रील वाले दौर से बहुत निराश नहीं दिख रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब रेडियो माध्यम पहली बार संसार में आया तो संभवतः मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या उस दौरान के किसी शब्द शिल्पी ने, लेखक ने कहा कि अब पूरी दुनिया कान बन जाएगी, बोलेगा सिर्फ ये। हर दौर में जब टेलीविज़न आया या फिर डिजिटल माध्यम आया, सोशल मीडिया आया, तो ये चिंताएं रही कि शब्दों का क्या होगा, पढ़ने लिखने का क्या होगा। लेकिन ये जो रील बनाने वाली पीढ़ियाँ बुक स्टॉलों पर घूम रही हैं, देख रही हैं, किताबों को टटोल रही हैं, वह उम्मीद भी जगाती है कि हो सकता है कि रील से शब्दों की समृद्धि हो, क्योंकि शब्दों के बिना रील संभव ही नहीं है। क्या कहानियाँ होती हैं या उसमें भी जेनजी की कहानियाँ भी होती हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छी बात आपने बोली कि ये मेरे हिसाब से तो इंसान ही होता है, दिल ही होता है। और एक गाना भी है इतना फेमस, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल तो जेनजी रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटी में चेंज भी आता है, सोचने के तरीके में, टेक्नोलॉजी में, स्पेशली जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत बदला है और वैल्यू सिस्टम में भी बदलाव आता है। पूरा नहीं आता, जैसे
कंपटीशन तब भी था, आज भी है, लेकिन थोड़े अलग तरीके का कंपटीशन हो गया है। इश्क मोहब्बत तब भी करते थे, मुगल आजम के टाइम के भी जब प्यार किया तो डरना था तब भी गाना था, और इश्क वाला लव भी एक गाना है, और आज भी इश्क की बातें होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। मुगल आजम में वो दीवार में उसे ईंटों में चुनवा देते हैं प्यार के लिए। आई थिंक आज तो कोई अपने प्यार के लिए फ़ोन भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप एक लेखक के तौर पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कहानियों को, खास तौर पर कि ये कहानी मेरे नॉवल का हिस्सा हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या उसकी डेप्थ देखते हैं या देखते हैं पॉपुलैरिटी किससे ज़्यादा मिलेगी? आई थिंक मेरा काम है समाज में, अगर मैं बहुत ज़्यादा ये देखूंगा ना कि कौन सी पॉपुलर होगी, वो नहीं चलती। मैंने जब भी वो करने की कोशिश की है वो नहीं चलता। लेकिन जो मुझे करना है अंजुम, ये कि समाज को आईना दिखाना है। कहानी में जो पढ़ रहा है मेरी कहानी, स्पेशली अगर मास कहानी है, मुरादाबाद में भी मेरे रीडर्स हैं, अगर कलकत्ता में भी हैं, हर जगह, उनको कहीं ना कहीं उस कहानी में अपनी झलक दिखनी चाहिए, तभी वो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो वो मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, फिर आई विल कम टू हिम। जैसे अभी मेरी एक लेटेस्ट बुक आई 12 ईयर्स, वो माई मेस्ड अप लव स्टोरी, और एक मेरी बुक आई थी 2 स्टेट्स, जो सब जानते होंगे शायद, मूवी भी आई थी 2009 में वो बुक आई थी। 16 साल पहले वो बुक आई थी, 16-17 साल हो गए, दोनों लव स्टोरीज हैं। तो जब 2 स्टेट्स आई, इतनी बड़ी हिट हो गई, अब लोग कह रहे हैं एक और लव स्टोरी लिखो, लेकिन मैंने लिखी नहीं बहुत देर तक, क्योंकि मेरे को लगा वो कह दिया 2 स्टेट्स इतनी अच्छी लव स्टोरी बना दी, अभी हर लव स्टोरी सेम ही होती, कुछ जब तक कुछ बदलेगा नहीं समाज में तब तक कोई, वो स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन अब मैंने देखा कुछ बदल गया, तभी मैंने नई स्टोरी करी। क्या बदला है? अब 2 स्टेट्स की स्टोरी क्या थी कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, माँ बाप नहीं मान रहे, माँ बाप कन्विंस नहीं है, माँ बाप श्योर नहीं है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल लड़का लड़की प्यार में है, लड़का लड़की खुद ही श्योर नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं यार, हम आई लाइक यू बट आई डोंट नो, हमें साथ होना चाहिए, शायद होना चाहिए। एक वर्ड आ गया है सिचुएशनशिप, ये वर्ड जेनजी का वर्ड है, हमारे टाइम पे ये वर्ड नहीं होता था। तो अब कोई हंस रहे हैं क्योंकि वो ये दिस द ट्रूथ। तो जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिला तो मैंने कहा आज की स्टोरी इस पे होगी कि एक मिसमैच्ड कपल हो, जो कपल श्योर ही नहीं है कि इनको साथ होना भी चाहिए कि नहीं। तो 12 साल का एज डिफरेंस है लड़का लड़की में, वो 33 का है, शी इज 21, तो उसका नाम 12 ईयर्स इसलिए है। सो दिस वे आई ट्राई टू कैप्चर जेनजी। उसके बियॉन्ड आप सही कह रहे हो, लोग ही होते हैं, प्यार प्यार ही होता है, इमोशन ही होता है। परंतु अनेक गाड़ियां लाल बत्ती का पालन ही नहीं कर रही थी। आपने ये दृश्य देखा है कि आपकी गाड़ी खड़ी हो चौराहे पर और इधर उधर से गाड़ियां आ रही हैं और लाल बत्ती है तब भी सब गाड़ी निकाले जा रहे हैं? कितने लोगों ने देखा है ऐसा? बहुत आम हो गया है ना। लेकिन लाल बत्ती पर गाड़ी क्या करनी चाहिए? बिल्कुल। तो जब आप गाड़ी चलाएंगे या आप गाड़ी में बैठेंगे तो जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे कहेंगे प्लीज लाल बत्ती है, लाल बत्ती पर गाड़ी रोकनी चाहिए ना। क्योंकि जब सब एक दिशा से के लोग रुकते ही नहीं तो होता क्या है? ट्रैफिक जैम। और जितना हम जाम में फंसते हैं उतना प्रदूषण बढ़ता है, समय जाता है। तो अपना उपवन तक पहुंचने के लिए आधा शहर पार करना था। ट्रैफिक पुलिसमैन कल्लू भालू सीटी बजाकर ट्रैफिक को चौराहे पर व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, परंतु अनेक गाड़ियां लाल बत्ती का पालन नहीं कर रही थी। देर होने के कारण बच्चे बस में बैठे थे और बेचैन हो रहे थे। सुनैना बत्तख बोली, हमारे दड़बे में तो हम 50 बत्तखें रहती हैं, परंतु सब कतार में निकलती हैं और किसी को परेशानी नहीं होती। कितने लोगों ने बत्तखों को चलते हुए देखा है? और बत्तखें कैसे चलती हैं? हाँ, ऐसे चलती हैं। और बत्तखें लाइन में चलती हैं और कोई उनको नहीं कहता कि आप लाइन में चलो। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में उस साहित्य को पढ़ने से लाभ मिलता है, उसकी यूटिलिटी है? पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, ये हम बचपन में ही बच्चे को बताते हैं और बचपन से ये हमें पता भी है। लेकिन इससे एक कदम और आगे बढ़ के जब हम किसी का कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं। आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी का यदि साहित्य पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे,
या कोई भी ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसके साथ हो लेते हैं। जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मैं कृष्ण को उस रूप में सुनता हूँ कि अर्जुन मैं ही हूँ, समस्याएं मेरे साथ ही है, मुझे उनका समाधान करना है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी को जब पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि हम जो उन्होंने अपना जीवन जिया 1963 से लेकर 1902 के बीच में, उनके जितने भी अनुभव रहे, उनकी जो साधना रही, उनकी तपस्या रही, उन्होंने भारत को जिस स्वरूप में देखा, हम भी उनकी आंखों से उस भारत को, उस विश्व को, उस देश को, उस नर से नारायण को देख पा रहे हैं। कि माइथोलॉजी में ज्ञान का स्रोत भी बहुत विविध है। कोई तपस्या करके ज्ञान हासिल कर रहा है, कोई गुरु शिष्य परंपरा के तहत ज्ञान हासिल कर रहा है। मॉडर्निज्म में आज के दौर में अगर मैं जाऊं तो क्या एक स्रोत हो सकता है ज्ञान का जिससे लगे कि हाँ भाई यहाँ पुराने के माइथोलॉजी से ये हिस्सा हमको लेना चाहिए और ये हिस्सा हम भूलते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर निर्भर होते गए हैं, खासतौर पर यंग पीढ़ी जितनी बैठी है। इस देश की विडंबना है कि इस देश में गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे चल रहे हैं। तो अगर आपको सच में ये करना है तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, शक्तिशाली लोग बैठे हैं, पैसे धन धानने वाले लोग, धनाढ्य लोग बैठे हैं। आप अगर मैं ये प्रशासन का भी प्रोग्राम है, इसलिए अगर मैं इस प्रशासन का हिस्सा होता तो मैं सबसे पहले ये करता कि मैं अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में डालता, और जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालने की कोशिश करता है, मैं उस सरकारी स्कूल को बेस्ट से बेस्ट बना देता, सिर्फ और सेल्फिश होके कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है इसलिए बेस्ट टीचर चाहिए, बेस्ट टीचर चाहिए, बेस्ट प्रिंसिपल चाहिए, बेस्ट कॉपी किताब चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब तक मैं प्रशासन में होके या कोई पावरफुल इंसान होके अपने बच्चे को गुरुकुल में या एक सरकारी स्कूल में या सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल में नहीं डालूंगा, तब तक मैं बाकियों को बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वहाँ पे हैं प्रॉब्लम्स जो बाकी पेरेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते। वो सिर्फ चीख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। मैं वो हूँ कि जिस दिन भाई हर जगह आज भी होता है ना कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम जिस एरिया में जाने होता है रातों रात सड़क बन जाती है। क्यों? काफिला निकलेगा ना। तो सोचिए कि अगर उस प्रदेश के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो उस पूरे स्कूल के प्रशासन को हमेशा ऑन टोज रहना पड़ेगा ना कि पता नहीं कब किसका बाप यहाँ आ जाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम वो पढ़ा पाएंगे जो हम चाहते हैं, जैसे बाकी लोग वो पढ़ा पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। ये सब वो है जो मैं सोचती हूँ, जो मैं लिखना चाहती हूँ, सब आप लिख रही हैं। बहुत शुक्रिया है आपका। और वंदना जी से मेरा अनुरोध है, सड़क धंधा, सड़क धंधा, आप कुछ बताइए सड़क धंधा क्या है? सड़क धंधा वो धंधा है जो हम सब के गले में पड़ा रहता है। कोई खींच गया सावधानीवश तो फांसी लग जाएगी, नहीं खींचे तो भी पड़ा रहता है। चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, देश के लोग हो, पड़ोसी हो, या राजनीतिक लोगों से हमारा संबंध हो, दफ्तर में बॉस से संबंध हो, किसी भी तरह का संबंध जो है वो हमेशा गले में, आज के युग में ऐसा लगता है एक फंदा लगा हुआ है और हमें अपनी गर्दन को ही संभाल के रखना है, वरना फंदा तो जरूर ही खिंच जाएगा। सड़क फंदा ये है। और इसमें एक लड़की के मार्फत एक कहानी कही गई है जिसमें माँ और बाप हैं। लड़की के माँ और बाप जो हैं वो गुजरे जमाने के हैं, वो आज़ादी के बाद के लोग हैं जो जिन्होंने आज़ादी के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस की थी। और बच्ची आज के ज़माने की है, उसे लगता है कि ये सब क्या है बकवास। तो मूल्य कौन से अपनाने चाहिए, हमें कितनी बातें अपने माँ बाप की माननी चाहिए, कितना थोपा हुआ मानना चाहिए और सवाल नहीं करने चाहिए, या हमें अपने माँ बाप से भी सवाल करने चाहिए, हमें अपने स्कूल टीचर से भी सवाल करने चाहिए, हमें अपने राजनीतिक नेताओं से भी सवाल करने चाहिए। और यदि हम नहीं करते हैं तो फंदा लेके जीते हैं और फंदा लेके मरते हैं।
माननीय सांसद मनोज तिवारी जो भोजपुरी गीत संगीत के बहुत प्रमुख हस्ती हैं, अभिनेता भी हैं, उनके सत्र को मैंने मॉडरेट किया। और भाषा की दृष्टि से बिल्कुल हिंदी का सितारा, तो भाषा की दृष्टि से, भोजपुरी समाज की दृष्टि से, माटी की दृष्टि से मैंने कुछ उनसे प्रश्न किए और वह सत्र भी इस रूप में उल्लेखनीय रहा कि वह भोजपुरी जनता के साथ साथ साहित्य को संबोधित था, संस्कृति को संबोधित था। प्रमोद भैया, आप भी एकरा से इनकार नहीं करब। जैसे हम कई बार कहली कि भोजपुरी के कौन कितना पत्रिका हमनी के आपके घर में 3 महीना में एक बार आवत है, और के बाटे जरा हमके बतावे कि के पत्रिका मंगावत है। ओकरा खातिर जो भाषा 8वीं अनुसूची में आयल बड़ी सन, ओकरा से बड़ संख्या में भोजपुरी बोले वाला लोग बाटे और होइबे करी। आज हम आपके मुरादाबाद में कह के जातनी कि बहुत जल्दी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आई। जौन जौन भाषा देश के बाहर दूसरे देश में मान्यता प्राप्त बड़ी सन, ओकरा में भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषा, एक ब्रज भाषा के भी लेकर के लड़ाई चलता। तो हमके लगता है 4 भाषा जल्दी ही या एकरे अलावा भी कोई भाषा हुई जो दुनिया में भारत के बाहर मान्यता प्राप्त हुई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार हो गए बाटे, गृह मंत्री जी के ही विचार हो चुकल बा कि ओकरा के हमनी के 8वीं अनुसूची में डालल जा। मैं उड़ीसा का सबसे प्रमुख विशेषता ये मानता हूँ कि इसमें सभी कलाओं को समाहित किया गया, लोक संगीत को समाहित किया गया और सभी सत्रों में संस्कृति प्रमुख भूमिका में रही। क्योंकि जानते हैं आप कि संस्कृति के अंतर्गत ही सभ्यता आती है, ज्ञान, कला, खान पान, बहुत सारी चीज़ें जो है संस्कृति के अंतर्गत ही समाहित है। संस्कृत के इतने विविध रूप हैं। केवल मैं मुरादाबाद की संस्कृति को उठा लूँ या केवल उत्तर प्रदेश की संस्कृति को उठा लूँ तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। हम संस्कृत के सारे स्वरूपों की झलक भी देंगे तब भी कम पड़ेगा। और हर एक झलक लोगों को चमत्कृत अचंभित कर दी जाएगी। वजह यह है कि लोगों ने अभी तक देखा नहीं, अभी तक सुना नहीं। कई लोगों ने बहुत पहले सुना है, देखा है, उनको विश्वास नहीं है कि क्या वो आज भी जिंदा है। जैसे हमने कठघोड़वा का नाच रखा, बहुत दिनों बाद बहुत सारे लोगों ने देखा, तो बहुत सारे लोग तो उसके साथ घूमते हुए भी देखे गए। डफ एक बहुत प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करता था जिसपे गौड़ नाच, धोबी नाच, ये सब। जब मैं कहूँ किसी से कि गौड़ नाच, धोबी नाच, तो जो उसको पहले कभी लोगों ने देखा भी होगा या जानते भी होंगे, उनको सहसा विश्वास भी नहीं होगा कि क्या वो उस स्वरूप में आ सकता है। सबसे बड़ी बात है ना, लोक कलाकार जो चाहते हैं वो एक सम्मान चाहते हैं लोगों की आंखों में, लोगों से चाहते हैं कि एक अप्रिसिएशन मिले। मुक्ताकाशी जो लोक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम था, वह सबसे स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से सबसे अच्छा साबित हुआ। उसमें स्वतः स्फूर्त लोगों की भागीदारी रही। उसमें बैठने की जगह नहीं थी, लोग खड़े होकर के, और मैं कहूँगा कि जैसे मरती हुई विधाएं होती हैं, मरती हुई कलाएं होती हैं, विलुप्त होती हुई कलाएं होती हैं, उस प्रकार से देश के विभिन्न भागों के लोक कला संगीत को उसमें समाहित किया गया। और जनता का, मेला देखने आए लोगों का, जिसमें हर पीढ़ी के लोग थे, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला। मैं आपको बताऊं, मेरे दिमाग में शुरू में जब ये चीज़ें चर्चा में थी, मुझे लगा कि ये फीलर है, यह केवल ऐसे ही है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, लेकिन नहीं, वह जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उसमें लोक संगीत और लोक नृत्य के कार्यक्रम में लोक की भागीदारी रही, हर पीढ़ी की भागीदारी रही। इसको मैं विशेष तौर पे उल्लेखित करना चाहूँगा। मुरादाबाद के संगीत घराने बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में अब याद भी होगा कि यहाँ 3 संगीत घराने हैं जिन्होंने अपनी धमक न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी
अपनी धमक दिखाई। एक जो मुंबई में पला बढ़ा भिंडी घराना, एक दो जो रामपुर और बदायूं के बीच में पले बढ़े रामपुर सेनिया घराना और रामपुर सहसवान घराना, और इन घरानों से जुड़े बहुत सारे बहुत विद्वान यहाँ पे हैं। घराने की गायकी की खासियत जो है वो खुली आकार, क्योंकि माना ये जाता है, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं, कि आकार में साकार है। मतलब गायकी तभी साकार होती है जब गले में खुलापन और खुले और आकार जब कहते हैं तो ये एक साइंटिफिक तरीका था आवाज को खोलने का और सुर में चमक पैदा करने का। तो ये रामपुर सहसवान के आकार एक तो मशहूर है। दूसरी तान की स्पीड, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड चौगुनी तान। जैसे आपको एक पहले बंदिश सुनाता हूं जी। ये बंदिश देखिए कमिश्नर साहब, आपने तो खुद मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं कि आपकी पर्सनैलिटी से। कुछ राग है जिनको छाना फटकारा रिसर्च हुई जो शास्त्रों में थे, लेकिन इस्तेमाल में रामपुर सहसवान घराने में ही सबसे पहले लेकर आए, जिसमें से एक राग है छायानट। अब उसकी एक बंदिश है उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की, जो मैं आपको पेश करता हूं। झनन 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 नन बाजे बेछुआ। इस संगीत में मुरादाबाद की माटी में आप लोकगीत को कहाँ पाते हैं? लोकगीत एक रेलखंड जनपद रगवार का लोक संगीत बहुत व्यापक है। यहाँ की जो लोकगीतों की परंपरा है वो एक व्यक्ति की भी पूरे समाज की संस्कृति की परंपरा है, जहाँ भोर जगाया जाता था गीत गा करके। झाड़ू लगाती थी महिला तो एक गीत गाती थी, किसी को जगाती थी तो गीत गाती थी, जन्म होता था तो एक गीत गाती थी। तो गीतों का इतना कहना चाहिए हंसी भंडार है। किसी भी टेसू गीत, झांझी गीत, ये गीत आखिर विलुप्त क्यों हुए? इससे निगरानी तो कहीं ना कहीं आपकी ही पीढ़ी पर रही होगी। नहीं, अब भी गाए जाते हैं, आंचलिक गीत है ये कहीं विलुप्त नहीं हो सकते। चलो अपने मन को मनाना है कि चलो वृंदावन की ओर। मन चलो 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 मन वृंदावन के ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर। क्या भोर हो रहा है? कृष्ण नाम से चलो मन वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से और चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रेत जहाँ पल पल है, भक्ति की रेत जहाँ
पल पल है प्रेम प्रीत की डोर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है प्रेम प्रीत की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे 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 जपते जपते दिख जाए चित चोर। चलो वृंदावन के ओर, चलो तो संगीत घरानों की चर्चा से लेकर शुरुआत हमने जो की, यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति पर जो गजेटियर तैयार हुआ उसके ऊपर चर्चा की। जो साहित्य आज रचा जा रहा है, जिस साहित्य की का जो आप कहते हैं प्रासंगिकता इस मंडल के, इस जगह के संदर्भ में, उन पे विविध विद्वानों से चर्चाएं की। क्या मजबूरी या क्या रहा होगा कि मुरादाबाद का अंतिम गजेटियर 1968 में लिखा जाता है, उसके बाद से कोई गजेटियर नहीं है यहाँ का, और अलग अलग शहरों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गजेटियर पर काम होना बंद हो गया है। क्यों ये चीज़ कम होती चली गई? लोगों को क्या इंटरेस्ट नहीं रहा या लोग इतना पेन नहीं लेना चाह रहे हैं? देखिए, इसके लिए आप देखिए कि गजेटियर बनना शुरू कब हुआ। ब्रिटिश पीरियड में गजेटियर, हर गजेटियर का एक डिपार्टमेंट, आज भी गजेटियर का एक डिपार्टमेंट है। गजेटियर बनना इम्पॉर्टेंट हो जाता था, गजेटियर के लिए काम होता था, विभाग का दायित्व ही यही था, तो वो गजेटियर बनाता था। अब क्या हुआ कि अच्छा वो सेंट्रलाइज्ड था, तो ब्रिटिशर्स के लिए गजेटियर का इम्पोर्टेंस किस लिए था कि वो हर एक उस पहलू को प्रशासन के नज़रिए से देखते थे, राजस्व के नज़रिए से देखते थे। अब आप देखिए, HR नेविल ने गजेटियर लिखा 1911 में, और 1968 के और 1988 का जो संस्करण निकला उसमें भी आप बनावट में अंतर नहीं आ पाएंगे। जबकि बदला क्या है, 1911 में ब्रिटिश शासन था, एक पूरी सत्ता ऐसी थी जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ पे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। आज़ादी के बाद पहली बात की डेमोक्रेसी आई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आए जो पहले नहीं थे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टॉप पे गए, वो नीति निर्धारण करने लगे। पहले नीति निर्धारण पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं करते थे, यहाँ पर एक टॉप पे बैठा एक ब्यूरोक्रेटिक हेड करता था कि भारत में क्या लागू होगा, वो जो लंदन से गवर्न होता था। उसके बाद कई सारे विभाग बने। अब विभाग अगर अलग अलग बनते हैं, पहले तो एक था कि सेंट्रलाइज्ड था, अब वो कई सारे विभाग बनने लगे। अब गजेटियर क्या उसी स्वरूप में स्वीकार्य हो पाएगा? तो जब नई नई बदलाव आ रहे हैं तो गजेटियर में भी बदलाव आना ज़रूरी था। तो गजेटियर अगर आप उसी स्वरूप में लिखते हैं तो ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर लोगों के लिए किसी काम का नहीं रहता, केवल आंकड़े ही आंकड़े आप प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, अलग अलग आदमी चाहता है वो नहीं, जैसे नील ने कहा, अब वो चाहेंगे अगर बीच के दौर का कि क्या हुआ, तो गजेटियर नहीं बताएगा। गजेटियर, क्योंकि गजेटियर में सीमितता है, तो गजेटियर को वाइड करना, उसको कंटेम्पररी, उसको रेलिवेंट बनाना बड़ा जरूरी हो गया। जीवन के हमारे संस्कृति, हमारे साहित्य के विविध रूपों को समेटे हुए हमने बहुत सारे विषय लिए थे, वो चाहे मीडिया हो, यहाँ पर सबसे पुराने आकाशवाणी के केंद्र नजीबाबाद और रामपुर हैं, आकाशवाणी, FM, इन सब की दुनिया, रंगमंच के मजे लोग जहाँ उन लोगों ने प्रतिभाग किया, वहीं सिनेमा की दुनिया के भी बड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। हमारा मूल यही था कि चाहे सिनेमा हो, चाहे रंगमंच हो, चाहे पुस्तकें हों, हमारी संस्कृति के कितने पास हैं, कितने करीब हैं। सरकारी स्तर पर जो जिला महोत्सव होते हैं, सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं,
उसमें उससे यह बहुत अलग रहा, बहुत साहसिक भी रहा, लोकतांत्रिक रहा और संवाद धर्मी रहा कि यह विभिन्न विचारधाराओं और कलागत मान्यताओं को भी इसमें जगह दी गई। संवाद धर्मिता जो है साहित्य का बहुत बड़ा स्वभाव है, हमारे लोकतंत्र का भी, कि भले ही हमारी आपके विचारों से असहमति रही हो, उसको संवैधानिक दायरे में उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। तो मैंने पहला आयोजन देखा, संभवतः मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहूँगा कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में जिसमें प्रशासन की भागीदारी रही हो, ऐसा आयोजन इस रूप में नहीं हो गया जिसमें असहमतियों को भी कतिपय जगह दी गई हो। लेकिन एक खूबसूरती और बताऊं, मैं भ्रमण कर रहा था मेला का, उसमें मैंने देखा कि लोग फूड स्टॉल पर खाना खा रहे हैं, जबकि दुष्यंत मंच खचाखच भरा हुआ था, उसमें जगह पाने के लिए, बैठने के लिए लोगों की होड़ मची थी। उस दौरान भी अलग अलग स्टॉल पे जनता मेले को एंजॉय कर रही थी। इस मेले की सबसे बड़ी सफलता है कि लोग खाना खा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं। पुस्तक मेला, पुस्तक संस्कृति को इस पे बात और करूँगा कि लोग खाना खा रहे हैं, आचार खरीद रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, हस्तशिल्प खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब इस मेले का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान भी। ओडिशा की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने संस्कृति को म्यूजियम पीस की तरह नहीं रखा। उसने संस्कृति को एक मंच दिया, चलता हुआ, बोलता हुआ, गाता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ मंच। जो रेंज है जो इसका सत्रों का, वो बड़ा विश्व विस्तृत है। उसमें बच्चों की बात हो रही है, डिजिटल युग में बाल साहित्य की भी बात हो रही है। भोजपुरी का जो भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी भाषा, साहित्य और नाटक के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उनका नाटक जो है विदेशिया मंचित हुआ। संजय जी बहुत प्रख्यात निर्देशक हैं इसके विदेशिया मंचन के, जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से प्रशिक्षित हुए हैं। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इस अनेक ऐसे मंचन रहे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, जनता को भी अच्छा लगा, जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया। विशेष हमने ध्यान दिया कि हमारी लोक परंपरा जो खास तौर से विशेष रूप से मुरादाबाद और लोक धर्मिता से जुड़े विविध विधाएं हैं, जैसे पारसी थिएटर, जिसमें मुरादाबाद के फिदा हुसैन नरसी एक अग्रणी भूमिका निभाते थे, तो पारसी थिएटर भी यहाँ उसका भी प्रदर्शन हो, हम उनको ही बुलाने में सफल रहे। और सफल रहे लोगों तक संदेश पहुंचाने में भी। पारसी थिएटर का सीता बनवास जो आगाह कश्मीरी के द्वारा लिखा गया था, लोगों ने देखा और लोगों ने देखा कि हमारी संस्कृति में जब रमते हैं तो कहाँ कौन सा वर्ग, धर्म, समुदाय किसी का पता नहीं चलता। यही तो संस्कृत की विशेषता है और उसी विशेषता को दिखाना था। नौटंकी की विधा में डाकू सुल्ताना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे और डाकू सुल्ताना जनजातीय विद्रोह का एक प्रतीक रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं इसी मंडल से संबंधित रहे, इसलिए डाकू सुल्ताना की नौटंकी रखी। तो मुरादाबाद की विश्व प्रसिद्ध रामलीला, जिसकी अलग अपनी एक विधा है, उसका भी प्रदर्शन कराया।
लेत चढ़ावत भेचत गाढ़े काहू न लखा देखो सब ठाढ़े एहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। यहाँ पे एक बड़ा समुदाय रहता है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार से रहता है। उसके लिए विदेशिया जो कि एकदम रूट से जुड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, मारते हम देखने आए। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सराहा गया, सबने उसका आनंद लिया। वो चाहे कव्वाली हो, चाहे यहाँ पर पंडित साजन मिश्रा का शास्त्रीय संगीत हो, या फिर यहाँ पे एक प्रसिद्ध है रहा है किस्सा गोई, दास्तान गोई जिसको कहते हैं, दास्तान गोई का भी प्रदर्शन किया गया। रानी को सोन रेखा नाला नजर आया। रानी ने फौरन दिमाग चलाया कि अगर ये नाला किसी तरह पार हो गया, अगर ये नाला किसी तरह पार हो गया तो नाले के पार फिर अभी पेशवाई सेना मौजूद है। इस जंग को नाला पार होते ही दूसरा दौर मिल जाएगा। रानी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। नाला बिल्कुल करीब था और लगता था कि एक ही जस्ट, एक ही छलांग में नाला पार हो गया, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि बस बाजी पलट गई। एक गोली चली जो रानी की खास सहेली मुंदर के जा लगी। मुंदर जोर से चिल्लाई, भाई साहब मैं मरी। रानी ने रघुनाथ सिंह को इशारा किया, जाओ मुंदर के शव को संभालो। रानी गुल मोहम्मद, जवाहर सिंह और बाकी साथियों के साथ अंग्रेजों से मोर्चा ले रही थी। सोन रेखा नाला बिल्कुल सामने था। नाला पार करते ही सारी मुश्किल आसान हो जानी थी कि तभी एक और गोली चली। गोली रानी की जांघ पर जा लगी, खून का फव्वारा छूटा। रानी ने अपने घोड़े को बढ़ाना चाहा, मगर घोड़ा 1 इंच नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। रानी उसे पुचकारने लगी, उसके कान में कुछ कहने लगी, उसे समझाने लगी, मगर घोड़ा नहीं बढ़ा, बल्कि दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया। इतने में ही 2 अंग्रेजी सवार पीछे से आगे आए। दोनों ने रानी पर वार किया। एक को रानी ने अपनी तलवार से काट दिया, मगर एक अपने वार में कामयाब हो गया। उसने रानी के सर पर वार किया। रानी के सर का दायां हिस्सा गहरा कट गया। एक आंख बाहर निकल पड़ी। खून के धारे बह रहे थे। आंख लटकी हुई नीचे पड़ी थी। मगर ऐसी हालत में भी उस वीरांगना ने हिम्मत नहीं खोई। उसने अपनी तलवार चलाई और उस हमलावर को भी काट दिया। जब मैं पारसी थिएटर के मंचन के समय जब उसके बीच में गया, मैंने खचाखच बड़ा हुआ हाल देखा और सीता वनवास में माँ सीता के द्वारा बोले गए डायलॉग्स पे, संवाद पे लोगों की आंखों से बहते आंसू देखे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सफलता है कि आज भी वो जनरेशन उससे अपने आप को जोड़ रही है। और सारी नई जनरेशन, एक तरफ एक बड़ा आयोजन चल रहा है, एक बड़ा कलाकार अपनी संगीत की प्रस्तुति कर रहा है, उसको छोड़कर ठीक उसी समय चल रहा है। अगर पारसी थिएटर के सीता वनवास को लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन जिस पीढ़ी की बात करते हैं कि वो पीढ़ी इसमें रुचि नहीं रही, उसके सामने उन चीज़ों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाने में सफल नहीं है। मेरा काम क्या है, उन सारी चीज़ों को उसके अनुरूप प्रस्तुत कर देना। इसीलिए यह आयोजन केवल प्रदर्शन नहीं था, ये उस भावना की परीक्षा भी थी कि क्या नई पीढ़ी आज भी पुरानी विधाओं से जुड़ सकती है। और जवाब मंच से नहीं, दर्शकों की आंखों से मिला, उनकी तालियों से मिला। लोगों का जो उत्साह था, लोगों का जो जुड़ाव था, विशेष रूप से बाहर से आए लोगों का, लोक संस्कृति से
जो विद्वान थे, जैसे जो सिनेमा के कलाकार हैं, जो साहित्य के बड़े लोग हैं, उनका लोक संस्कृति से जो सम्मोहित होकर जो देख रहे थे और सराह रहे थे, और जो लोग आ रहे थे वो बाकी सबको, किताबों की दुनिया से जुड़े लोग लोक संस्कृति को, लोक संस्कृति की दुनिया से लोग जुड़े लोग किताबों को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने सारा उद्देश्य अपना पा लिया इस आयोजन के ज़रिए, लेकिन जो मैंने कहा ना कि एक झंकृत करना था, एक उद्वेलित करना था, वो उद्वेलन पैदा करने में हम सफल रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अंत में मांग उठी सबके द्वारा, यहाँ तक कि लोक कलाकार जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया वो भी यहाँ पे अपनी बात दर्ज करा के गए। विद्यार्थियों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक ने मांग की। यही हमारे कार्यक्रम की एक सफलता का द्योतक है। ओडिशा जो ये फेयर लगा हुआ है बहुत ही अच्छा है। विविध विविध प्रकार की हमें यहाँ सांस्कृतिक झलकियाँ देखने को मिल रही हैं। एक अलग ही फेस्टिवल वाली फीलिंग है उड़ीसा में। बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जितना भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छा है फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। सरस्वती मैया का भी दर्शन किया है और इतने प्रोग्राम भी हो रहा है। ऐसा प्रोग्राम मेरी नॉलेज में शायद पहली बार मुरादाबाद में मैंने इसको देखा है। बहुत ही अच्छा है, हर एक कल्चर देखने को मिल रहा है और मैं मानती हूँ कि मतलब हर एक लोग ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद सब जगह के यूनिक प्रोडक्ट्स आए हैं। उससे हमारी बड़ी जानकारी बढ़ रही है हमारे स्कूल के बच्चों को। लिटरली जब मैंने एंटर किया तो देखा कि मुरादाबाद बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत वेल मैनेज्ड अरेंजमेंट किया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मुरादाबाद में ऐसे प्रोग्राम दोबारा और भी होने चाहिए। खाने पीने की चीज़ें बढ़िया हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी 2026 में हुआ है, हम चाहते हैं 2027 में उड़ीसा फेस्टिवल होना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, भाषा, जाति, समुदाय, विचारधारा सब अलग, लेकिन इन सबको जोड़कर रखती है सांस्कृतिक चेतना। ओडिशा ने इसी चेतना को मंच पर, चर्चा में और लोक अनुभव में लाने की कोशिश की। ओडिशा विचारों का टकराव नहीं था, ये एक पहल थी कि क्या हम आज भी अपनी संस्कृति को लेकर एक साझी चिंता, साझा संवाद और साझी जिम्मेदारी रखते हैं। किसी आयोजन की सफलता केवल संख्या से नहीं मापी जा सकती। भीड़ महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है कि क्या आयोजन ने मन को छुआ? क्या उसने संवाद शुरू किया? क्या उसने समाज को अपनी तरफ लौटने का रास्ता दिखाया? और इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ। देखिए, ये जो आयोजन हुआ ओडिशा का, जो चौपाला साहित्योत्सव था, इसकी परिकल्पना 3 वर्ष पूर्व हुई थी। 3 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया जब इस तरीके के आयोजन की संकल्पना कर रहा था और बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा था, मुरादाबाद के लोग, रामपुर के लोग, बिजनौर के लोग, बहुत सारे लोग जो इसमें आके जुड़े, वो सभी लोग इसकी बात कर रहे थे। संभल से बहुत सारे लोग आए कि इस तरीके का आयोजन होना चाहिए जहाँ हमारी संस्कृति की छटा दिखे। तो इन सब के बारे में चर्चा होती थी कि क्यों ना इस तरीके के आयोजन हम करें। बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं इस क्षेत्र में, बहुत बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, तो उन सब के बारे में क्यों ना हम चर्चा करें। तो 3-3.5 वर्ष से जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, लोगों से बातचीत चल रही थी, आज उसके पूरा होने के बाद मैं आपसे बता नहीं सकता कि कितनी संतुष्टि हो रही है कि अब लोग चर्चाएं कर रहे हैं। मेरे लिए एक शिशु को संभालने जैसा है कि हाथ में लेके चल रहे हैं, तो आप उसको कभी भी आपके दिमाग से जाता नहीं है, वो आपके कभी मस्तिष्क से ओझल नहीं हो सकता। ओडिशा चौपाला साहित्य उत्सव अपने पहले ही प्रयास में पूरे देश के साहित्य संस्कृति के विमर्श में, चर्चाओं में एक केंद्र में रहा है। पहली बार में कोई आयोजन इतना चर्चित हो जाए, वो उसकी ये बड़ी सफलता है। और सफलता का कारण ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बड़ा आयोजन था, भव्य आयोजन था। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन सफल तब होता है जब उसमें जन भागीदारी होती है। पूरे मुरादाबाद मंडल की जनता ने, जिनका साहित्य कला संस्कृति से कोई कंसर्न नहीं था सीधे, उन लोगों ने भी इसमें भागीदारी की। मैंने घूम घूम करके 5 दिनों में मेला को देखा, मेला को जिया, और
बहुत अच्छा लगा कि हर पीढ़ी के लोगों ने, बड़े बुजुर्ग, युवाओं, बच्चों तक ने इस साहित्योत्सव को एंजॉय किया। जो लोगों के फीडबैक हैं, जो लोगों के आज भी आ रहे हैं, लोगों के पत्र आ रहे हैं और अभी भी, मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, जो बाहर से आए, हमारे आग्रह पे आए, उन सभी लोगों को एक आभार पत्र भी भेज रहा हूँ। आज भी वो सिलसिला चल रहा है। मेरी बात हुई कुछ लोगों से जो यहाँ पे दिल्ली और अन्य जगहों से अपना स्टॉल लेके आए थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं थी मुझे कि मुरादाबाद में इस प्रकार का रिस्पांस मिलेगा, पब्लिक का इस तरह से समर्थन मिलेगा। हम लोग अन्यमनस्क तरीके से यहाँ पे भागीदारी कर रहे थे कि चलो प्रतीकात्मक रूप से मेले में भागीदारी हो, लेकिन जिस प्रकार से बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने पुस्तक मेले को अपना समर्थन दिया, इससे यह साबित होता है कि जनता को जब आप विकल्प देंगे तो चीज़ें जो है परिष्कृत होंगी। साहित्य, कला, सिनेमा, इसकी एक प्रमुख भूमिका ये नहीं होती है कि जनता की रुचियों के अनुसार चलना है, जनता की रुचियों का परिष्कार भी करना है, उसको रिफाइन भी करना है। यह इस रूप में ओडिशा की बहुत बड़ी सफलता रही। साहित्य कितना सहज होता है, कितना मानवीय होता है, इसको यहाँ के प्रशासकों ने और पूरी टीम ने यह साबित किया। जब आप साहित्य और कला के आसंग में होते हैं, उसके साथ होते हैं, तो आप सहज हो जाते हैं। किसी अधिकारी में वह अधिकारीपन मैंने नहीं देखा जो अमूमन स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। सबने साहित्य को एंजॉय किया, साहित्य को संरक्षित किया और साहित्य के भाव से लोग सहज बने रहे। यह सभी बड़े साहित्यकारों ने, मेरी जिनसे बात हुई, सबने चर्चा की कि अधिकारीगण कितने सहज थे, साहित्य के प्रति कितना उनका कंसर्न था, कलाओं के प्रति कितना कंसर्न था। कई लोगों ने यह भी कहा कि जो ओडिशा साहित्योत्सव में अभिव्यक्तियां हुई अलग अलग सत्रों में, बहुत सारी अभिव्यक्तियां जो साहित्य और इसके लोकतंत्र और संविधान के दायरे में ही थी, उसको जगह देना एक बड़ी बात है। सवाल ये उठता है कि एक प्रशासक की इसमें क्यों अभिरुचि है। हम जब प्रशासन का कार्य करते हैं तो समाज साथ होता है। समाज का सही धारा में, सही दिशा में होना बड़ा आवश्यक होता है ताकि हम विकास को सही दिशा में आगे ले चल सकें। ये किसी भी स्थल के विकास का एक सूचक भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हर एक जगह के आयोजन किए जाए उसकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पहचान के रूप में, तो आप सोचिए कि उनकी एक विजनरी सोच रही कि जब हम उसको उससे जोड़ के देखते हैं तो लोगों में उस जगह को लेकर एक बिलोंगिंगनेस आती है, एक उस जगह को लेकर लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। उस जुड़ाव के कारण उस जगह के विकास में कमिटमेंट ज़्यादा लोगों का फील होता है। मैं कल ही रामपुर से लौटा हूँ और वहाँ एक स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिला, उसने मुझसे मिलते ही कहा कि ओडिशा का अगला आयोजन आप कराएंगे ना, क्योंकि मेरा इस बार 3 लाख की बिक्री हुई, जो आज तक कहीं नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जो वो उत्साह है कि लोग सराहते हैं कला को, रूट से जुड़ी चीज़ों को और पारंपरिक चीज़ों को, उस विश्वास को बल मिला है। हम ज़रूरत से ज़्यादा पहले से उत्साहित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे हम इससे बेहतर आयोजन करेंगे। ओडिशा सूर्योदय से पहले की लालिमा, चौपाला, जड़ों की ओर लौटने का आमंत्रण, और मुरादाबाद एक ऐसा शहर जिसने 5 दिनों में ये याद किया कि उसकी संस्कृति अतीत में बंद नहीं है, वो आज भी सांस ले रही है, बस उसे सही रूप में सामने रखने की जरूरत है। कभी कभी एक आयोजन कैलेंडर पर खत्म हो जाता है, लेकिन समाज की स्मृति में शुरू होता है। ओडिशा शायद एक ऐसा ही आरंभ है।